हर बदलाव बिना बलिदान के नहीं होता है। कठिनाइयाँ तो कम नहीं आई, लेकिन हमारा एक विश्वास था कि हम राम जी का काम कर रहे हैं, हम राम जी की सेना बना रहे हैं, राम जी हमारी सहायता करेंगे। जितनी भी कठिनाइयाँ आई, सब कठिनाइयों में हमको कहीं न कहीं से ईश्वरीय प्रेरणा मिलती रही और हम आगे बढ़ते रहे। हमारे सारे विद्यालय नक्सल क्षेत्र में हैं, लेकिन नक्सल के लोग हमारे विद्यालय की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि नक्सल लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलता है और हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी देश के महान होने के 4 पिलर होते हैं। एक इकोनॉमी, दूसरा कल्चर, तीसरा डिफेंस, चौथा गवर्नेंस। ये 4 पिलर पर कोई देश बड़ा होता है, मजबूत होता है, महान होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, भारत माता गांव में रहती है। गांव मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। देश को मजबूत बनाने के लिए गांव की भूमिका प्रारंभिक काल से ही महत्वपूर्ण रही, आज भी महत्वपूर्ण है। एकल अभियान गांव को मजबूत बनाकर देश को मजबूत बना रहा है और देश मजबूत बनेगा तो विश्व गुरु बनेगा ही। नमस्कार, एकल भारत के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। स्पॉटलाइट में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जिसने भारत को भारतवर्ष बनाने में अपना अहम योगदान दिया हो। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्याम जी गुप्ता, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है और इसी सपने को वो लगातार साकार कर रहे हैं। इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए हैं और ये जो योगदान है वो लगातार जारी है। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनके सफर की एक कहानी दिखा देते हैं। श्याम गुप्त एक ऐसा नाम जिसने बिना प्रचार प्रसार के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना सालों पहले स्वामी विवेकानंद ने की थी। श्याम जी गुप्त ने उन क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने और हुनरमंद बनाने का काम किया जिन तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई थी, जहां शिक्षा और स्कूल महज एक सपना था। 81 वर्षीय श्याम जी बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहे और भौतिक विज्ञान में एमए तक की उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1964 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। प्रचारक जीवन में विभिन्न दायित्वों को संभालते हुए उड़ीसा प्रांत के सह प्रांत प्रचारक रहे। तत्पश्चात उन्हें वनवासी क्षेत्रों में कार्य संभालने हेतु 1989 में वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय संगठन मंत्री का दायित्व मिला। फिर इन्होंने रांची केंद्र बनाकर एकल के सघन कार्य में आज पर्यंत तक एकल और उस ऊंचाई तक पहुंचाया और देश के उन इलाकों में शिक्षा, संस्कार, संस्कृति की अलग जगाई जहां वास्तव में शिक्षा की जरूरत थी। बचपन से ही संघ से जुड़े श्याम जी का सपना भारत को उत्तम राष्ट्र बनाना था और यही सपना लेकर वे बड़े हुए और उसे आज पूरा कर रहे हैं। तो सफर तो आपने देख लिया कि कैसे श्याम जी गुप्ता ने आज एकल अभियान को यहाँ तक पहुँचाया है। लाखों एकल विद्यालय चल रहे हैं, आदिवासी वनवासी बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिनके लिए शिक्षा मात्र एक सपना था, आज वो कंप्यूटर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे ये अभियान यहाँ तक कैसे आया, इसके बारे में जानेंगे और बहुत कुछ आज हम श्याम जी गुप्ता से पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एकल भारत में। धन्यवाद। एकल अभियान के संस्थापक श्याम जी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कुछ हमें जानना है। श्याम जी गुप्ता जी, एकल अभियान आज यहाँ तक पहुँच चुका है। आपने धनबाद से इसकी शुरुआत की, आप पंजाब में जन्मे, कानपुर में आप पढ़े लिखे, धनबाद आपका कार्य क्षेत्र बना। कार्य क्षेत्र यानी कि धनबाद, वहां से आपका बहुत लगाव है क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। ये क्रांति कहां से जागी, कहां से प्रेरणा मिली और आज यहाँ तक आप पहुंचे, कैसे? ये कहानी आरंभ होती है जब देश का विभाजन हुआ। नेहरू जी का सारे देश में प्रवास हो रहा था। झारखंड की सीमा पर नेहरू जी की एक बहुत बड़ी सभा थी।
उस सभा में कुछ लोग काले झंडे दिखा रहे थे। नेहरू जी को बहुत आश्चर्य हुआ। नेहरू जी ने सभा के बाद उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा कि हम सब क्रिश्चियन हैं। हिंदुओं को मिला हिंदुस्तान, मुसलमानों को मिला पाकिस्तान, हमको चाहिए क्रिश्चियन स्थान। हमको क्या मिला? नेहरू जी के मन में ये बहुत बड़ी पीड़ा हुई कि अच्छा, इस देश में ऐसे भी लोग हैं। इसके पश्चात हमारे देश में झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हुई जब हमारे देश में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया कि 10 साल में हम इस देश को निरक्षरता से मुक्त कर देंगे। बिल पास होने के बाद सरकार के प्रमुख अधिकारियों ने राजीव जी से कहा कि आपने बिल तो पास किया है, हमने गांव-गांव में स्कूल खोले हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। इसके लिए क्या किया जाए? तो राजीव जी ने एक कमीशन बनाया, राम मूर्ति कमीशन। राम मूर्ति जी उत्तर प्रदेश में विनोबा भावे के कार्यकर्ता थे। उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में 1 टीचर 1 स्कूल का वर्णन था। उसी को हम लोगों ने एकल विद्यालय बनाया, एक शिक्षक एक विद्यालय। कठिनाई ये थी कि गांव के लोग स्कूल में क्यों आए। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। एक सरकार का व्यक्ति गांव में गया, गांव वालों को कहा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो। गांव वालों ने पूछा कि इससे फायदा क्या होगा। तो इसने कहा कि बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो अच्छे आदमी बन जाएंगे। गांव वाले हंसने लगे। सारी बेईमानी तो पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। ये IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, सब बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, सभी तो बेईमानी कर रहे हैं, अच्छे आदमी कहाँ बने? तो ये सरकार का व्यक्ति शर्मा गया। नहीं, कोई बात नहीं, हम पढ़ लिख लेगा तो नौकरी मिल जाएगी। गांव वाले और जोर से पढ़े, हंसे, क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगार चारों ओर घूम रहे थे। अब गांव वालों ने उनसे पूछा कि जब मेरा बेटा पढ़ लिख लेगा तो खेती करेगा? खेती तो नहीं करेगा। आप ना उसको अच्छा आदमी बना सकते हैं, ना उसको नौकरी दे सकते हैं। हमारी आजीविका का खेती भी बंद हो जाए, अब हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजें? इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने खोजा। बच्चों को स्कूल आने के लिए हम लोगों ने एक जॉयफुल एजुकेशन मेथड आविष्कार किया। इसके लिए मैं याद करूंगा डॉक्टर राकेश पोपली को, जो इसके इन्वेंशन करने वाले थे। अमेरिका में प्रोफेसर रहे और वो झारखंड में प्रोफेसर थे और उन्होंने एक वनवासियों में काम किया। बच्चों को खेलने के लिए बुलाते थे, खेल खेल में गणित सिखाते थे, बच्चों को कहानी सुनाते थे, कहानी सुनाते सुनाते भाषा बताते थे। इस प्रकार बच्चों को आने की इच्छा निर्माण हुई और हमारा विद्यालय आगे बढ़ा। आपने पूछा कि क्या क्या समस्याएं आई। पहली समस्या तो ये थी कि गांव के लोगों के मन में शहरी लोगों के प्रति बहुत नाराजगी थी। जब मैं सबसे पहले गांव में गया, अब मेरी ड्रेस ऐसी थी, मेरे साथ 3 लोग और थे। हम लोग गांव में पहुंचे, सारा गांव घर खाली करके भाग गया। अरे शहर के लोग आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। बड़ी आश्चर्य हुआ हमको। हम लोगों ने थोड़ा सा नाटक किया। हमने वहां से कहीं से झाड़ू इकट्ठा की और गांव में झाड़ू देना शुरू किया। तो उनको लगा ये तो हमारे घर को सफा कर रहे हैं। वो हमारे पास आ गए।
हमने पूछा भाई तुम लोग क्यों गए थे? अरे आप सरीखे लोग हमारे गांव में आकर हमारा शोषण करते हैं, हमारे सामान को आप कम दाम में ले जाते हैं। हम समझे कि आप भी व्यापारी हैं। यहाँ से यात्रा शुरू हुई। फिर गांव के लोगों के साथ मित्रता करके हम लोगों ने उनका मन जीता और विद्यालय आरंभ हुआ। इस प्रकार विद्यालय की कहानी है। जहां आज देश के हर राज्य में कहा जा सकता है कि एकल विद्यालय है और बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र से झारखंड, असम की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहां पर कितनी परेशानी है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमारे सारे विद्यालय नक्सल क्षेत्र में है, लेकिन नक्सल के लोग हमारे विद्यालय की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि नक्सल लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को नहीं मिलता है और हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के प्रवास पर था। वहाँ नक्सल एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि आप मत जाइए क्योंकि खतरा है वहाँ पर। मैंने कहा मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा नक्सल के लोग आपका भाषण सुनने आएंगे। मैंने कहा जरूर आएंगे, आने दो। मेरा भाषण पूरा हुआ। वहाँ नक्सल के 3 ग्रुप थे। तीनों ग्रुप के लोग हमारे कार्यकर्ताओं कहकर गए कि देखो उस ग्रुप का व्यक्ति आएगा तो मुझे बताना, हम तो रक्षा करेंगे। नक्सल के लोगों ने हमसे कहा क्यों? उनके बच्चों को पढ़ने की कहीं व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं हुई। हम प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। आखिर नक्सल के लोग भी तो मनुष्य हैं, उनको प्रेम की भाषा लगती है, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं हुई है। और भविष्य में हमारा विश्वास है कि हमारा प्रेम उनके मन को जीत लेगा, इसलिए से नक्सल का आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। श्याम जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। आपने 3 तिलक लगा रखे हैं, क्या एकल अभियान से भी इसका कोई लिंक है? आपने ये मेरी आयु की 3 अवस्था है। कभी मैं युवा था तो एक चिन्ह उसका है, कभी मैं प्रौढ़ हो गया, एक चिन्ह उसका है। अब मेरी आयु 80 वर्ष से ऊपर हो गई, एक चिन्ह उसका है। कभी परिश्रम अधिक होता था, एक चिन्ह उसका है। कभी परिश्रम थोड़ा कम हो गया, अब मैं आप तरीके लोगों से बात करने लायक रह गया। वैसे हमारे भारत के इस संस्कृति में जीवन की 4 दिशाएं बताई गई है, 4 अवस्था। एक ब्रह्मचर्य अवस्था, एक गृहस्थाश्रम, एक वानप्रस्थ और संन्यास। अब मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम एक ही है, तो मुझको भी याद रहे और आप लोगों को भी याद रहे कि मैं अब किस स्टेज पर हूँ, इसलिए 3 तिलक हैं। कोई एकल से इसका संबंध नहीं है। जब भी हम बदलाव की सोचते हैं, आपने तो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा है। बहुत सारे बदलाव आपकी वजह से देखने को मिले। आज वनवासी बच्चे शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो आज रोजगार उन्हें मिल रहा है सिर्फ एकल अभियान की वजह से। बहुत कुछ आपने बदला है, लेकिन कहते हैं जब भी बदलाव की चीजें देखनी जाती हैं, बदलाव की सोचते हैं, तो बहुत सारे बलिदान भी करने पड़ते हैं। क्या थे वो बलिदान आपके? ये ठीक कहा, हर बलिदान अपनी कीमत मांगता है। हर बदलाव बिना बलिदान के नहीं होता है। कठिनाइयां तो कम नहीं आई, लेकिन हमारा एक विश्वास था कि हम राम जी का काम कर रहे हैं, हम राम जी की सेना बना रहे हैं, राम जी हमारी सहायता करेंगे। जितनी भी कठिनाइयां आई, सब कठिनाइयों में हमको कहीं न कहीं से ईश्वरीय प्रेरणा मिलती रही और हम आगे बढ़ते रहे। जहाँ तक विश्वगुरु बनाने की बात है, देखो हमारा भारत ग्राम वासनी भारत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे भारत माता गांव में रहती है, गांव मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। अब मैं आपको एक और ढंग से समझाता हूँ।
किसी भी देश के महान होने के 4 पिलर होते हैं। एक इकोनॉमी, दूसरा कल्चर, तीसरा डिफेंस, चौथा गवर्नेंस। ये 4 पिलर पर कोई देश बड़ा होता है, मजबूत होता है, महान बनता है। हमारे देश में इकोनॉमी माने प्रोडक्शन, 2 ढंग का प्रोडक्शन है, एक एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्रियल। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो गांव के लोगों से ही निर्भर करता है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी पैसा और पसीने की लड़ाई है। पसीना बहाता हमारे गांव का व्यक्ति, इंडस्ट्री चलाता है हमारे गांव का व्यक्ति, तब इस देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। कल्चर के यदि बात सोचे तो हमारा गांव ही कल्चर पावर हाउस है। शहर के लोगों को गांव से ही सीखना पड़ेगा सच्चाई क्या है, प्रेम क्या है, मानवता क्या है। इसीलिए हमारे सारे तीर्थ स्थान जंगल में है, पहाड़ में है, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, कोई 5 स्टार होटल में नहीं है। क्यों? क्योंकि तीर्थ यात्रा के नाम पर जब शहर का व्यक्ति गांव में जाएगा तो देखेगा आंखों से कि किसे कहते हैं कल्चर। तो कल्चर पावर हाउस ये गांव है। जहां तक डिफेंस की बात है, आज हमारे देश में 15 लाख नौजवान सीमा पर खड़े हैं। एक भी नौजवान दिल्ली के व्यापारी का बेटा नहीं है, एक भी नौजवान दिल्ली के प्रोफेसर का, IAS ऑफिसर का बेटा नहीं है। कौन है? वही गांव के लोग, तो देश के लिए गोली खाने को तैयार है। यह है गांव की मजबूती। और जहां तक गवर्नेंस की बात है, लोकतंत्र में गवर्नेंस बनता है वोट से, और आज हमारे गांव का व्यक्ति वोट देता है बड़ी संख्या में, शहर से अधिक परसेंटेज में। दुर्भाग्य है कि वो वोट की कीमत नहीं जानता। वो प्रलोभन से, शराब के नशे के या शराब के प्रलोभन से वो वोट देता है। जिस दिन हम उनको डेमोक्रेसी का अर्थ समझा देंगे, जिस दिन वे समझकर वोट देंगे, देश का चित्र बदल जाएगा। इसलिए देश को मजबूत बनाने के लिए गांव की भूमिका प्रारंभिक काल से ही महत्वपूर्ण रही, आज भी महत्वपूर्ण है। एकल अभियान गांव को मजबूत बनाकर देश को मजबूत बना रहा है, और देश मजबूत बनेगा तो विश्व गुरु बनेगा ही। तो श्याम जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, उसमें आप भी अपना योगदान दीजिए। और वो योगदान आपको कैसे देना है, वो हमने श्याम जी से जाना। आज 1 लाख से ज्यादा एकल विद्यालय चल रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं, और आज वही बच्चे बहुत ज्यादा ऊंचाइयों में पहुंच चुके हैं। तो ये बदलाव लगातार जारी है, आगे बहुत से बदलाव हमें देखने को भी मिलेंगे। तब तक आप ऐसे ही हमारे साथ मौजूद रहिए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट। नमस्कार।